हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस कुमार्स क्लासरूम। सो आज हम लोग जीएस पेपर 2 2019 का जो पेपर है वो डिस्कस करेंगे। 2020 का जो पेपर है ऑलरेडी वी डिस्कस्ड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2019 GS2 पेपर इज कि व्हाट डू यू थिंक डू यू थिंक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डजंट एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर रेदर इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। तो क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेन करना है सेपरेशन ऑफ पावर को, और फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर चेक एंड बैलेंस को एक्सप्लेन करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो ये तीन चीज़ें, तीन कीवर्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर एंड देन चेक एंड बैलेंस। इन तीनों को like these three are the key points of this question we have to keep in mind. So let's start. Simple. Separation of power as a concept was given by Montesquieu in the context of France. फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मॉन्टेस्क्यू जो था उनका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रांस, एंड देन यू कैन गिव द ब्रीफ मीनिंग. इट मीन्स म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ, इट रेफर्स टू लिख सकते हैं मीन्स म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. यहाँ पे चाहें तो ब्रैकेट में डिफरेंट ऑर्गन्स में लिख सकते हैं जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर. दैट्स इट. यू नीड नॉट टू लाइक लीव दिस. सो इंट्रोडक्शन ब्रीफ और क्रिस्प होना चाहिए, दैट इज सफिशिएंट. मॉन्टेस्क्यू ने दिया फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में. इट रेफर्स टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. ब्रैकेट में लिख सकते हैं लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव. दैट्स इट. इंट्रोडक्शन कंप्लीट. फिर आपको कनेक्टिंग स्टेटमेंट क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लाना है तो आप बोल दिए इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट एज स्ट्रिक्ट एज इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. अब क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और आपके सिलेबस के अंदर भी है कंपेरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्री, तो जहाँ पे भी कंपेयर आप कर सकते हैं इट ऑलवेज गिव यू ए ब्राउनी पॉइंट. सो जैसा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जितना स्ट्रिक्ट है उतना इंडिया में नहीं है. ओनली आर्टिकल 50 ऑफ DPSP, ये भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहाँ पे, टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. ये एकमात्र आर्टिकल है जहाँ पे एक्सक्लूसिवली बात हो रही है सेपरेशन ऑफ पावर. ओके, सो दैट्स इट. देन डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन. आप बोल सकते हैं हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सेप्ट स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर. कैसे सेपरेशन ऑफ पावर को एक्सेप्ट करता है, कैसे नहीं करता है, दैट्स इट. सिंपली लिखना है. सो फर्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सेप्ट डज एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? हारमोनियस कोऑपरेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. ब्रैकेट में आर्टिकल 74 और 75 लिख सकते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर से ही चुना जाता है. सो कहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है? सो हारमोनियस कोऑपरेशन, ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. हारमोनियस कोऑपरेशन होता है बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. आर्टिकल्स लिखना बहुत ज़रूरी है पॉलिटी पेपर GS2 के अंदर. सो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर्स जो है उसी से एग्जीक्यूटिव चुने जाते हैं. दूसरा जो एग्जांपल है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, कि जो एडजुडिकेशन जो है एग्जीक्यूशन है वो दोनों ही सिविल सर्वेंट्स जैसे करते हैं. फॉर एग्जांपल SDM जो है वो सिविल मैटर्स को एडजुडिकेट करता है. तो ये क्या हो गया? सेपरेशन नहीं रहा ना. SDM है वो ज़मीन और इन सब के जायदाद के जो चीज़ें उनको एडजुडिकेट भी करता है. सो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का सेपरेशन नहीं रहा. थर्ड एग्जांपल दे सकते हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर है किस चीज़ का? इम्पीच करने का. किसको? जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 1 to 4. आर्टिकल 124 के अंडर ये कर सकता है. सो कहाँ सेपरेशन रहा? फोर्थ एग्जांपल दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टक डाउन कर सकता है पार्लियामेंट्री लॉज को. कौन से आर्टिकल्स के अंदर? आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 2 to 6. ये हाई कोर्ट है. 2 to 6 जो है वो हाई कोर्ट के रिलेशन में. सो कोर्ट्स लिख सकते हो आप जनरल, या जुडिशरी लिख सकते हो सुप्रीम कोर्ट की जगह, अगर आर्टिकल 2 to 6 आपको यूज़ करना है. सो अगेन नो सेपरेशन. और एग्जाम्पल दे सकते हो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है NJSC का. देन आप आगे बोल सकते हैं कि जो जुडिशरी है दैट फिल्स लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव वैक्यूम. फॉर एग्जांपल विशाखा गाइडलाइंस आप बोल सकते हैं टू डील विद द सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस. बाद में आप बोल सकते हो कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है आर्टिकल 1 to 3, उसके अंडर
एग्जीक्यूटिव है वही लेजिस्लेचर का काम कर रहे हैं। उसके बाद में आप एमपी लेट्स इस स्कीम का नाम बोल सकते हो, इसके अंदर जो लेजिस्लेचर है वही एग्जीक्यूटिव का काम कर रहे हैं। सो इन दैट सेंस यू कैन से कि भाई सारे ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे का जो है आप इसको ओवरलैप, ये वेन डायग्राम बना सकते हो, काफ़ी अच्छा है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का बना सकते हो, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का बना सकते हो, और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का भी बना सकते हो, क्योंकि जो रिट्स जो होती हैं उसके अंदर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को भी कमांड कर सकता है। सो यस दे ऑल ओवरलैप, ये बना सकते हो आप। ये बहुत अच्छा है वेन डायग्राम से समझाना, इसलिए स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। तो अब स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है तो चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाता है ना। हालांकि ये जो एग्जांपल है चेक एंड बैलेंस का था, सो दैट्स वाई इसको हम आगे चेक एंड बैलेंस में ले लेंगे। ये यहाँ पे मैंने जो पॉइंट 3 और 4 बोला, इट विल बेटर टू टेक बोथ ऑफ देम इन चेक एंड बैलेंस। सो आर्टिकल 75 आप बोल सकते हो, एग्जीक्यूटिव है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, लेजिस्लेचर इन जनरल एंड लोअर हाउस इन पर्टिकुलर। एंड देन यू कैन से थ्रू क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर, और जो 3-4 पॉइंट्स हैं वो वही लिख सकते हो आप। पार्लियामेंट जो है वो इम्पीच कर सकते हैं जजेस को, आर्टिकल 1 to 4। देन सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्रक डाउन, आर्टिकल 13, 32। हाई कोर्ट आर्टिकल 226। आई होप दैट इट इज़ वेरी क्लियर। देन फाइनली यू कैन से जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ये तो सबसे भारी है भाई, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर तो कुछ भी कर देगा जुडिशरी। सो इससे बड़ा चेक एंड बैलेंस और क्या ही हो सकता है। सो फिफ्थ वन, हालांकि इसको सबसे पहले लिख दो आप भले, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर ही है, तो ये पहला पॉइंट लिख सकते हो आप। सो दैट्स इट। देन फाइनली कंक्लूड, हेंस इट इज़ राइट टू से दिस जो भी स्टेटमेंट बोला है कंक्लूड करो, फिनिश करो। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। द CAT, Central Administrative Tribunal, was established for redressal of grievance and complaints by or against central government employees, nowadays exercising its power as independent judicial authority. Explain. So मैंने इस क्वेश्चन को वैसे काफ़ी डिटेल के अंदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अलावा मैंने NGT को भी बाद में एक्सप्लेन किया। लेट अस सी, अगर टाइम बचता है मैं बताऊंगा। सो जस्ट एज ए ब्रीफ बैकग्राउंड मैं पहले दे देता हूँ कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आपका है उसके अंदर कोई ट्रिब्यूनल का प्रोविज़न नहीं था। ट्रिब्यूनल का प्रोविज़न कहाँ लाया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। और क्या रीजंस थे ट्रिब्यूनल्स को लाने के? रीज़न था टू टैकल पेंडेंसी ऑफ केसेस इन जुडिशरी, टू ब्रिंग डोमेन एक्सपर्टीज़, क्योंकि जैसे NGT एनवायरनमेंट का है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कैट है, टैक्स के लिए, सबके लिए अलग अलग बना सकते हैं। एंड देन थर्ड वन, टू फास्ट ट्रैक द डिसीजन प्रोसेस, एक्सपेडियर, टू एक्सपेडाइट द डिसीजन प्रोसेस। ये तो रिलेटेड ही हो गए वैसे। तो ये रीजंस थे। अब इसके जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 323A एंड 323B। जो 323A आर्टिकल है, इसके अंदर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है वो सिर्फ ओनली सेंटर कैन एस्टैब्लिश, स्टेट्स में रिक्वेस्ट, स्टेट्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं चाहे तो सेंटर बना सकता है, बट अल्टीमेटली जो अपॉइंट है वो सिर्फ सेंटर ही कर सकता है। जो अदर ट्राइब्यूनल्स हैं 323B के अंदर, वो बोथ सेंटर एंड स्टेट आर ऑथोराइज्ड, ठीक है। एंड इसके अंदर अब जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आर्टिकल 262 है, उसके अंदर भी जो सेंटर है वो क्या करता है? एडजुडिकेट करने के लिए इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट के लिए ट्राइब्यूनल्स बनाता है। सो आर्टिकल जो ट्राइब्यूनल बनाने के आर्टिकल्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हों तो ये 3 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 323A, 323B एंड आर्टिकल 262। सो इट्स जस्ट अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ दिस ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। और अदर ट्राइब्यूनल्स में क्या क्या बना सकते हो आप? टैक्स, लेबर, इंडस्ट्री, लैंड रिफॉर्म्स, कुछ भी डाल दो यार, जो भी एक्सपर्टीज है, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव। इस क्वेश्चन को हम कैसे स्टार्ट करें? ये क्योंकि कैट का एग्जाम्पल है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, सो डायरेक्टली वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 323A। इट वॉज सेटअप अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985। बस इससे ज़्यादा इंट्रो में और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना। एकदम हिट ऑन द नेल करना है। ये ट्राइब्यूनल है, GS2 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल आपको पता है, उससे ज़्यादा अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता है क्वेश्चन को एड्रेस करने का। सो ये कैट है, 323A के अंडर इसको एस्टैब्लिश किया गया और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 के अंडर इसको सेटअप किया गया। खत्म हो गई बात। इसके बाद में आप सिंपल सा एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो कि भाई जो कैट है वो मल्टी मेंबर बॉडी है, जिसके अंदर बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन होते हैं, है ना। ऐसे ये टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करना है, जुडिशियल पर्सन, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन, मल्टी मेंबर बॉडी। और वो अपॉइंट होता है किसके द्वारा? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, दैट्स इट, है ना। क्रिस्प लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है आपको। इसका मैंडेट क्या है? इसका मैंडेट है
क्वासी जुडिशियल जो मैंडेट है इसका, to adjudicate the disputes with respect to recruitment and condition of service of persons under the union and state governments. क्या क्या? Recruitment and condition of service. Recruitment, condition of service for the persons under state and center governments. That's it. है ना? क्वासी जुडिशियल इसका फंक्शन है. It follows the principles of natural justice, but do not follow the code. है ना? जो कोड्स ऑफ सिविल प्रोसीजर जो कोड्स ऑफ सिविल प्रोसीजर जो हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं ट्राइब्यूनल्स. आपको पता होगा किसको फॉलो करते हैं? नेचुरल जस्टिस के सिस्टम को फॉलो करते हैं. ठीक है. एंड देन डायरेक्टली बोलो, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई ये आजकल फंक्शन करने लगा है इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी. सो जस्टिफिकेशन ऑफ हाउ इट इज़ फंक्शनिंग एज जुडिशियल अथॉरिटी. बाद में बोलेंगे कैसे ये नहीं कर रहा है, और फिर बैलेंस्ड आंसर लिखना है ना दोनों. सो एक एग्जांपल लिख सकते हैं. एम्पावर्ड टू फेस फ्रेम ऑन रूल्स प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस अंडर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल प्रोसीजर रूल्स 1987. यहाँ पर मैंने 1985 बोल दिया था शायद, या 1985 की था 8. सो ट्राइब्यूनल के पास अपने खुद के पावर हैं रूल फ्रेम करने के, प्रोसीजर फ्रेम करने के, और जो प्रैक्टिसेस हैं रूल्स प्रोसीजर्स और प्रैक्टिस खुद के ट्राइब्यूनल फॉर्म कर सकता है अंडर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल प्रोसीजर रूल्स 1987. है ना? तो ये इंडिपेंडेंस हो गया. दूसरा, इसकी अप्रोच वो फ्लेक्सिबल है, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है, और सिविल प्रोसीजर जो कोड है उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. है ना? तो एक हिसाब से इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा है ना, इसकी खुद की इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग हो गई. कोर्ट ये चीज़ें नहीं कर सकती. देन इट हैज सेम पावर एज द हाई कोर्ट इन द केस ऑफ कंटेम्प्ट का सेम पावर है इसके अंदर. देन कैट जो है वो एक्ट कर रहा है आजकल अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एक्सेट्रा. इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है? शताब्दी मजूमदार का जो केस है, जो कि रिसेंटली हुआ था ईडब्ल्यूएस कोटा को लेके अगेंस्ट यूपीएससी ने जो डिसीजन दिया था उसके खिलाफ कैट के अंदर अपील की गई थी. सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अगेंस्ट तक ये जा रहा है. सो ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी का वो हो गया. और दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं दैट इसने रिवर्स कर दिया कर्नाटका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका जो डिसीजन है उसको रिसेंटली रिवर्स किया गया था. सो फाइनल आप लिखोगे however it will not be entirely true to say that it is functioning completely independent as a judicial authority. How? तो फिर आप इसके अंदर फैक्टर्स दे दोगे. फैक्टर्स जस्टिफाइंग दैट कैट इज नॉट फंक्शनिंग एज इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी. कौन से हैं? पहला, डिसीजंस कैन बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट. ऐसा नहीं है कैट ने बोल दिया तो आगे हो नहीं सकता है. जैसा कि यूपीएससी जो ईडब्ल्यूएस कोटा का केस था शताब्दी मजूमदार, उसको फाइनली वो किसके द्वारा डिसाइड हुआ? सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच के द्वारा. सो जो कैट है वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ. सेकेंड, पावर्स ऑफ ट्राइब्यूनल मेंबर जो हैं वो जजेस की तरह नहीं है. उनका रिमूवल का जो प्रोसेस है वो जजेस की तरह नहीं है. है ना? कोई इम्पीचमेंट नहीं करना पड़ता ट्राइब्यूनल के मेंबर को हटाने के लिए, कोई इम्पीचमेंट नहीं. देन अपॉइंटमेंट है वो भी ट्राइब्यूनल का कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करता है. इसका जुरिस्डिक्शन है वो बहुत लिमिटेड होता है. जितना स्टैट्यूट बोल रहा है, लॉ में बोल रहा है, बस उतना ही कर सकता है. कैट जो है ऐसा नहीं है कि जो चाहे वो अपील को ले सकता है. इसका मैंडेट जो है उससे बाहर नहीं ले सकता है. सो ये लिमिटेड हो गया बाई फंक्शन. सो और एक आप एग्जांपल भी दे सकते हैं. रिसेंटली जो रोजर मैथ्यू का जो केस था 2019, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को, भाई तुम ये जो अपॉइंटमेंट में ज़्यादा एग्जीक्यूटिव है इसको चेंज करो. अपॉइंटमेंट के अंदर जुडिशियल मेंबर ज़्यादा होने चाहिए. सो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रहा है और फंक्शनिंग इसकी इंडिपेंडेंट नहीं है. कंक्लूजन में सिंपल लिख दो कि इसके अंदर वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन में नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाने चाहिए, वैकेंसीज को फिल करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, और जो ट्राइब्यूनल्स हैं और जो जुडिशरी है दे नीड टू असिस्ट ईच अदर इन ए सिम्बायोटिक रिलेशन. ऐसी बड़ी बड़ी बातें करनी है. नीड टू असिस्ट ईच अदर इन सिम्बायोटिक रिलेशन सो दैट बोथ कैन वर्क इन द पब्लिक वेलफेयर एंड कैन एड्रेस द पेंडेंसी ऑफ केसेस लाइक दैट. दे कैन एड्रेस द पेंडेंसी ऑफ केसेस फॉर पब्लिक वेलफेयर. इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर दो. आपका एक क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया. बट उसके बाद में मैंने सोचा कि लेट अस ऑल्सो एक्सप्लेन एनजीटी. अगली बार क्वेश्चन एनजीटी से आ सकता है, इस बार कैट से पूछा है. सो लगे हाथ में ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये वाला जो क्वेश्चन पूछा दैट्स ऑलरेडी फिनिश. सो एनजीटी जो था उस पर अगर क्वेश्चन आए, सो एनजीटी जो था दैट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन रिपोर्ट टू फॉर्म एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल ऑन लाइन ऑफ न्यूजीलैंड.
है ना, न्यूजीलैंड के बेसिस पे लॉ कमीशन ने बोला था इंडिया के अंदर भी बनाओ। और इसी को लेकर जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 जो है वो बनाया गया और एनजीटी एस्टैब्लिश की गई एनजीटी 2010 के अंदर, राइट। एंड इसके जो गोल है वो क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, ये इसका क्या हो गया, मैंडेट हो गया एनजीटी का। एंड ये जो है इसका जो मैंडेट है, इसको क्या करना पड़ता है, डिस्पोज करना होता है विद इन 6 मंथ्स, टाइम बेस्ड रिड्रेसल। एंड अगेन इट इज़ बाउंड बाय द लॉज ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड नॉट बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स। आई थिंक दिस इज वेरी मच सिंपल टू अंडरस्टैंड। देन लेट अस मूव टू द इम्पोर्टेंस ऑफ एनजीटी। India is one of the few countries to have a specialized environmental court system. Second, it ensures environmental justice. More expertise, है ना, सिंपल कोर्ट है, उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स को आप ले सकते हो एनजीटी के अंदर, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स को ले सकते हो। देन स्पीडी जस्टिस डिलीवरी, देन चेक ऑन क्रॉनिक कैपिटलिज्म, इसके अंदर आप कई सारे केस दे सकते हो, हम आगे देखेंगे भी कि रिसेंटली एनजीटी ने क्या क्या केसेस दिए हैं। एंड देन फुलफिलिंग आर्टिकल 21 एंड 47। आर्टिकल 21 कैसे भाई, आर्टिकल 21 ऐसे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर उन्होंने क्लीन एनवायरनमेंट जो है, क्लीन एयर जो है, उसको भी शामिल कर लिया, ठीक है। तो इसलिए फुलफिलिंग आर्टिकल 21 और आर्टिकल 47 किसके अंदर है, डीपीएसपी के अंदर ऑलरेडी है। और देन रिड्यूसिंग बर्डन ऑन हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, ये ऑलमोस्ट सेम ही हो गया, स्पीडी जस्टिस की पॉइंट बढ़ाने की बातें ये, और इसमें भी ज़्यादा मतलब कई बार ये बैकफायर भी कर जाता है, सो बेटर नॉट टू राइट बोथ ऑफ देम अलग अलग। देन क्रिटिसिजम्स कि भाई एनजीटी क्या क्रिटिसिज्म है, पहले आप लिख दो, इफ़ अपील जो है इसके डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में किया गया तो मैटर क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इंक्रीज कॉम्प्लिकेशन एंड द पर्पज इज लॉस्ट। इसको पर्पज था सिंप्लीफाई करने का प्रोसीजर, इसने और कॉम्प्लेक्स कर दिया। भाई कोर्ट में ही जाना था तो क्या जरूरत थी ट्राइब्यूनल की, सीधे ही चले जाते ना। सो इट समटाइम्स प्रोसीजर इज कॉम्प्लिकेटेड। देन क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट ये जो है जो SOP जो है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इज वायलेटेड एज ट्राइब्यूनल हैज़ एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑल्सो एज मेंबर्स, क्योंकि भाई जुडिशरी जो है सेपरेशन ऑफ पावर नहीं रहता है ना, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ट्राइब्यूनल में एग्जीक्यूटिव के मेंबर है तो बायस रहते हैं, लोग बोलते हैं है ना कि वो उसको एडजुडिकेट ढंग से नहीं कर सकते, देयर विल बी बायसनेस, और ये तो जुडिशियल फंक्शन है। सो क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये वायलेट हो जाता है। एंड देन थर्ड वन कि ये जो है सिर्फ बिग सिटीज़ के अंदर है, तो जो ट्राइबल्स हैं उनको एक्सेस नहीं है, जो सबसे ज़्यादा जिनको ज़रूरत है वो इसको एक्सेस नहीं कर सकते। और ये जो है अगला आप लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ लिमिटेड पीरियड, 6 मंथ का जो लिमिटेड पीरियड है वो दैट कैन अंडरमाइन द क्वालिटी ऑफ जस्टिस, कि भाई जल्दी से डिस्पोज ऑफ करना है तो क्वालिटी ऑफ जस्टिस के अंदर वो हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़। देन स्लो डाउन द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, एक ये भी है कि स्टे आ जाता है, तारीख पे तारीख चलती रहती है। देन ओवर स्टेपिंग ऑन मैंडेट, कई बार जो है अपनी औकात से बाहर एनजीटी ऑर्डर निकाल देता है हाई कोर्ट को, और मतलब ऐसे ऐसे डायरेक्शंस दे देता है, विल सी इट हाउ, एग्जाम्पल्स हम देखेंगे रिसेंट जजमेंट में। देन अनेबल टू पुट इफेक्टिव चेक ऑन पॉल्यूशन, कितने भी आप दे दो डायरेक्शंस बट अल्टीमेटली चेक तो नहीं होना पॉल्यूशन, ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म है। भाई दिल्ली के अंदर कहाँ दूर हुआ, एनजीटी दे ही रहा है हर साल ऑर्डर पे ऑर्डर। एंड देन बैकलॉग इन केसेस एंड लाइक बैकलॉग इन केसेस, अगला आप देख सकते हो लिमिटेड अपॉइंटमेंट, दिसंबर 2020 के अंदर सिर्फ 6 मेंबर इसके अंदर थे, फुल स्ट्रेंथ है इसकी 20 में से सिर्फ 6 मेंबर थे दिसंबर 2020 के अंदर। तो ये आप एग्जांपल दे सकते हो, ओवरबर्डन, एनजीटी क्या है, ओवरबर्डन है, ठीक है। देन रिसेंट जजमेंट्स, इनको आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, मैंने काफ़ी सारे जजमेंट इसमें इंक्लूड कर लिए कि नोटिस टू स्टेट्स फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये एक पॉजिटिव जजमेंट है। और दूसरा डायरेक्शन टू स्टेट्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बाय स्टेट PCBs एंड CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, इनको इम्प्लीमेंट किया ई वेस्ट मैनेजमेंट पे, स्टेट्स को डायरेक्ट किया बायोडाइवर्सिटी एक्ट के लिए। देन सुओमोटो केस रजिस्ट्रेशन ऑन एलिफेंट डेथ इन केरला रिसेंटली, एनजीटी ने सुओमोटो इसका कॉग्निशन इसको लिया। और देन डायरेक्शन टू द LG पॉलीमर्स फॉर कंपनसेशन ओवर वाइजेक गैस लीक, ठीक है।
और NGT limits brick kilns in Delhi NCR for pollution, for checking pollution. Then recently order to UP government for action against illegal mining. So काफ़ी एग्जाम्पल हो गए यार, LG पॉलीमर हो गया, जो वाइजेक जो गैस लीक था उसके लिए, दिल्ली में ब्रिक लेन हो गया, यूपी में माइनिंग के लिए बोल दिया, केरला में एलिफेंट का हो गया, ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बोल दिया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट के लिए बोल दिया, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट एग्जांपल. चाहो वैसे यूज़ करो, ठीक है. देन लेट अस मूव टू वे फॉरवर्ड. सिंपल बोल दो कि जो मैंडेटेड होने चाहिए, क्या होने चाहिए, अपॉइंटमेंट्स हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए 20 में से 6 मेंबर हैं विद इन टाइम फ्रेम. सो इट शुड बी स्टेचुटरी मैंडेट so that government has to bind to appoint. Then second one, state of the art infrastructure, technology होनी चाहिए state of the art. Third one, implementing tribunals, appellate tribunal and other authorities rule in words and spirit. एक्चुअली ये रूल्स लाए थे पार्लियामेंट के अंदर, लाए गए थे रूल, बट सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया रूल्स को. सो या नो इट्स नॉट. सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन नहीं किया था एक्चुअली, ये मैंने मिक्स कर दिया दोनों. सुप्रीम कोर्ट जो थे उन्होंने रोजर मैथ्यू केस के अंदर स्टक डाउन किया था. सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है उनका, उसको स्टक डाउन किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई जुडिशरी के जो मेंबर्स हैं उनको बढ़ाया जाना चाहिए. तो ये आप जस्ट इसको वैसे एग्जांपल में अलग से लिख सकते हैं. दे आर नॉट कनेक्टेड, दे आर नॉट कनेक्टेड. ये जो ट्राइब्यूनल्स, एपेलेट ट्राइब्यूनल एंड अदर अथॉरिटीज़ रूल है, ये पार्लियामेंट में लाए गए थे बट दे कुड नॉट बी पास्ड. ये पास नहीं हो पाएगा. सो ठीक है, इसको बोल सकते हैं कि भाई इम्प्लीमेंट करो, पास नहीं हुआ तो क्या हुआ, अभी कर दो पास. देन ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग फॉर ऑब्जेक्टिविटी इन फाइन्स, डैमेजेस एंड कंपनसेशन. कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम. तो पता लगे एनजीटी जो है वो 50 करोड़ 100 करोड़ का फाइन दे दिया. अरे भाई कैसे लिया तुम लोगों ने. सो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए फाइन्स में, डैमेजेस में और कंपनसेशन के अंदर. ठीक है. सो ये एनजीटी से रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स बता दिए. आई होप दैट दे विल हेल्प यू. देन जनरल अगर क्वेश्चन आ जाए, कोर्ट ऑफ लॉ और ट्राइब्यूनल में क्या अंतर होता है. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं है बट मैंने वो भी इंक्लूड कर दिया ट्राइब्यूनल को होलिस्टिकली पढ़ने के लिए. सो कोर्ट ऑफ लॉ है वो ट्रेडिशनल जो जस्टिस सिस्टम है, ठीक है, उसका पार्ट है. अब इसके अंदर क्या होता है, जुडिशियल पावर आर डेराइव्ड फ्रॉम द स्टेट. ट्रेडिशनल जस्टिस सिस्टम में होता है भाई स्टेट का पावर है जुडिशियरी, बट ट्राइब्यूनल में जुडिशियल पावर्स आर डेराइव्ड बाय द स्टैट्यूट. ट्राइब्यूनल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब ओरिजिनली पार्ट नहीं था. ट्राइब्यूनल जो है स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्टैट्यूट बनाया गया, उसी से होता है. और जुडिशियरी है वो स्टेट एम्पावर करता है उसको. सेंट्रल गवर्नमेंट फिनिश नहीं कर सकती है जुडिशियरी को, बट सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ट्राइब्यूनल को अभी भी फिनिश किया जा सकता है. सो देन जुडिशियरी है दैट इंक्लूड्स ऑल द सिविल मैटर्स. जुडिशरी का कोई स्टैट्यूट नहीं है, कोई भी मैटर है जुडिशरी उसको इंक्लूड कर सकता है, उसको एंटरटेन कर सकता है. ट्राइब्यूनल ऐसा नहीं कर सकता. ट्राइब्यूनल जो कि ओनली डेलीगेटेड मैटर्स हैं उनको ले सकता है स्टैट्यूट के द्वारा. देन इट फॉलोज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, बट एट द सेम टाइम ट्राइब्यूनल डज नॉट फॉलो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. इट सिंपली फॉलोज द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. देन फोर्थ वन, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन अपॉइंटमेंट एंड मेंबरशिप. ठीक है, यही तो एनजेसी था जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया. किस बेसिस पे किया कि आप हमारे डोमेन के अंदर क्या कर रहे हो, हमारे एरिया के अंदर पैर मत रखो आप. ठीक है, उसको स्टक डाउन कर दिया. बट ट्राइब्यूनल वाले बेचारे कुछ नहीं कर सकते. वो तो जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव क्या है, दोनों ओवरलैप ही हो रहा है. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है वही अपॉइंट कर रही है उनको. देन ट्राइब्यूनल कैनॉट जुडिशियरी में डिक्लेयर लॉज एज अल्ट्रा वायर्स, है ना. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एनजेएसी. मैं बार बार एनजेएसी बोल रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता. काफ़ी सारे इसमें लॉ है उसको जो है नल और वॉइड बताया. काफ़ी आप एग्जांपल्स ले सकते हो, बट ट्राइब्यूनल ये नहीं कर सकता. ट्राइब्यूनल को जो लॉ है उसके बेसिस पे जजमेंट देना है, दैट्स इट. इट कैन नॉट से इट इज़ राइट और रॉन्ग. मतलब ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो नहीं कर सकता है वो. एक हिसाब से बोले तो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो नहीं कर सकता. ट्राइब्यूनल सिर्फ क्या करता है, प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ, दैट्स इट. ट्राइब्यूनल क्या फॉलो करता है, प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ. देन ट्राइब्यूनल है वो स्पेशलिस्ट होते हैं इन डिफरेंट डोमेन्स लाइक टैक्स एंड एनवायरमेंटल फील्ड एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट जुडिशरी के अंदर सारे मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ लॉ के अंदर ट्रेंड होते हैं. सो आई होप दैट दिस डिस्कशन विल हेल्प यू टू गेट ए होलिस्टिक पिक्चर. हमने एनजीटी पढ़ा, हमने ट्राइब्यूनल का ओरिजिन पढ़ा, हमने ट्राइब्यूनल और जुडिशरी के अंदर डिफरेंस पढ़ा,
और हमने जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन था उसको भी सोल्व किया. सो आई होप दैट इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड विश ऑल द बेस्ट. हम आगे के क्वेश्चन भी आगे के वीडियोज़ में करेंगे. सो तब तक के लिए ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए.